तो पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 3,79,000 मामले सामने आए हैं और फैलते संक्रमण के बीच आज आखिरी 8वें और आखिरी दौर का मतदान भी जारी है। पश्चिम बंगाल में 4 जिलों की 35 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और नॉर्थ बंगाल में 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी। मनोज, अब ये आखिरी दौर का मतदान है। जो पहले दौर से जो मुद्दे बनने शुरू हुए और खेला होबे, सोनार बांग्ला वगैरह वगैरह अलग अलग मुद्दे चले, क्या 8वां दौर आते आते और छठे दौर से जो यकायक संक्रमण फैला है, क्या मुद्दे भी बदले हैं? अब 8वां दौर आते आते जो लोगों का मानस है, जिन मुद्दों पर वो वोट डालने का मन बना रहे थे, क्या वो बदले हैं? जी संदीप, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। और जिस तरह से हम लोग लगातार यहाँ पे देखें, जो पहले चरण से बंगाल का जो दबदबा था, कहीं न कहीं जय श्री राम के नारे और खेला हवे का आवाज बुलंद हो रहा था और कहीं न कहीं ये सब चीजों पे साफ तौर पे देखा गया। लेकिन धीरे धीरे देखिए, जब छठे चरण का चुनाव हुआ और 7वां और 8वां चरण में लगातार ये सब सारी चीजें कहीं न कहीं दब गई और पश्चिम बंगाल में जो कोरोना जैसी महामारी उभर के आई है, लगातार लोग दहशत में होने लगे और संक्रमित होने लगे और कहीं न कहीं हॉस्पिटल में जो लोगों का चक्कर लगने लगा और इस तरह से लोगों में कहीं न कहीं डर बनने लगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो पार्टियां थी, कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने भी थोड़ा सा शिकंजा कसा, जो पार्टियों के प्रचार प्रसार पे रोक लगाया और उनके रैलियों पे सीमित किया और 500 लोगों से ज्यादा भीड़ों के लिए मना भी किया गया। चुनाव आयोग ने वो जो कहावत है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चुनाव आयोग ने तो बहुत देर की। चुनाव आयोग तो मूक दर्शक बन के बैठा रहा बहुत देर। और अब जो मद्रास हाई कोर्ट ने जैसी लताड़ लगाई है चुनाव आयोग को, उसके इतिहास में ऐसी लताड़ किसी से नहीं लगी होगी। यहां तक कहा गया कि हत्या का मामला आप पर क्यों ना चलाया जाए। जी संदीप, बिल्कुल एकदम। देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग पे शिकंजा कसा गया और जैसे कोलकाता हाई कोर्ट हो या मद्रास हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, तो इस सब चीजों पे है। चुनाव आयोग ने अब कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया है और 2 तारीख को जिस तरह से परिणाम आएगा यहाँ पे और चुनावी जो जुलूस होती है, जो पार्टियां जीतती है, कहीं ना कहीं जश्न मनाते हैं, तो उस पर उन्होंने रोक लगाने की भी बात कहा है या इस तरह की चर्चाएं है। लेकिन आप देखें कि हम छठे चरण से ही देख रहे थे, तो लोगों में कहीं ना कहीं खौफ दिख रहा था। जिला के जितने चुनाव में लोग उतने भीड़ भाड़ थे और 7वां चरण और 8वां चरण कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर का ये नजारा है कि क्योंकि यहाँ पे लोगों में एक तरह से दहशत है और जिस तरह से कई यहाँ पे लोगों में अफवाह था कि जो कोरोना है संक्रमित होते जा रहा है, हवा में फैलते जा रहा है, इसकी जो यहाँ पे लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखें, जब यहाँ पे जो एक सर्वे किया गया, लोगों की टेस्टिंग हुई, तो हर 2 लोगों में 1 लोग पॉजिटिव पाने गए 2 दिन पहले। तो इस तरह से जाहिर सी बात है, इसका असर चुनाव पे पड़ा है और जिसका आप देखें कि 60% ही मत दक्षिण कोलकाता में हो चला है। और आज जो हम उत्तर कोलकाता की 7 सीटों पे बात करें तो इसका साफ तौर पे असर दिख रहा है। लोगों में भीड़ उतनी नहीं है हमारे पीछे, चूंकि ये पोलिंग बूथ है यहाँ पे 164 और 65 में ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से सबसे लंबी कतारें इसी बूथ पे दिख रही है। बाकी जगह लोग आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सीधा अपने घर पे भाग रहे हैं क्योंकि उनको डर बना हुआ है। तो डर के बीच ये मतदान हो रहा है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय मिश्रा और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता निखिल प्रसून भी जुड़ गए हैं। अब निखिल, कोरोना ने समीकरण और आपके आकलन को बिगाड़ा है या नया आकलन भी कर रहे हैं? मुद्दे भी क्या बदले हैं पिछले 3 चरणों की अगर मैं बात करूं? जी नमस्कार, मैं निखिल प्रसून भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विजय मिश्रा तृणमूल के हैं। जी निखिल, आप बताइए। देखिए जी, ये जो कोरोना का जो कहर है, उसमें जो मैं सारे मतदाताओं से अपील करता हूं आपके माध्यम से, कोरोना के प्रति जितनी सावधानियां हैं उनको आत्मसात करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और चुनाव आयोग के सारे जो मापदंड है और दिशा निर्देश है उनका पालन करें। और ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, लोगों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं भी और व्यक्तिगत तौर पर मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ इस चिकित्सक होने के नाते। ये सहानुभूति पहले चरणों में कहाँ गई निखिल प्रसून? पहले चरणों में ये जो हजारों लाखों की भीड़ की रैलियां की जा रही थी, रोड शो किए जा रहे थे, ये संवेदनाएं पहले कहां थी?
देखिए, अप्रैल महीने के बाद से जिस तरह से करीब करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, ऐसा समझ लीजिए कि काफी सारा चीज इसमें अप्रत्याशित था ही। फिर भी मैं ऐसा मानूंगा कि हमने वैक्सीनेशन पे काफी ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन गफलत हुआ जहां की हमारा मास्क और सैनिटाइजर और आपसी जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कमी आई, इसे मैं मानता हूं हम सभी उत्तरदायी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। यहाँ मैं बैठ के प्रवचन दूं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जहां तक आपने मुद्दों का प्रश्न उठाया है, देखिए शुरू में जो तृणमूल कांग्रेस के पास तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं, कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत विकास की चर्चा की, लेकिन उसके बाद उन्होंने गोल पोस्ट को बराबर शिफ्ट किया। एक बार तो उन्होंने ये कहा, जब मुख्यमंत्री महोदया ने एक एक्सीडेंट को एक साजिश करार दिया, वो पत्ता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जो अल्पसंख्यक है उनको एक साथ एकजुट में होकर के वोट देने की अपील की, जो कि जो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति स्थित है उसके लिए बड़ा एक दुराचारपूर्ण एक ऐसी बात हो गई। उसके बाद उन्होंने शीतलकुची में लोगों को सीआईएसएफ और उन लोगों के खिलाफ भड़काने का एक प्रयास किया कि उनको घेर लो, उन पर घर में जो मौजूद है बर्तन और आपके अध्यक्ष दिलीप घोष और एक और वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा क्या कहते हैं कि अभी तो 4 लोग मरे हैं और भी मारे जाएंगे। फिर ये बयान भी आते हैं, उन बयानों का भी जिक्र कीजिए ना निखिल जी। उन पर भी चुनाव आयोग ने जो है तो उन पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाया ना, क्योंकि भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लोगों को मारने की धमकी दी जा रही थी। नहीं, उनका ये कहना था कि सीआईएसएफ को यहाँ लोगों की सुरक्षा संरक्षा के लिए लाया गया है, अगर उन पर फिर से दोबारा सुरक्षा का मतलब होता है जान से मार दिया जाए। देखिए, और ये आपके अध्यक्ष कहें 4-5 सीआईएसएफ के लोगों को जिस तरह से लोगों को उकसाया गया था, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों चाहे कोई, उनको उकसा करके उनको घेर करके एक तरह से अचानक जिस तरह से उन लोगों ने बूथ में प्रवेश करके वहां इलेक्शन वहां जो अधिकारी थे, वोटिंग मशीन था, वीवीपैट था, उसको लेकर के लूट के भागने की बात चल रही थी। वीवीपैट लूटे जा रहे हैं। उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है, यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ की जो ममता, जो यहाँ का जो प्रशासन है, जो आईजी है और यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर जो डीजी है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि सीआईएसएफ। अच्छा, पुलिस की स्टेटमेंट को अंतिम सत्य मान रहे हैं आप? पुलिस ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है? चुनाव आयोग, देखिए सीआईएसएफ की अपनी धारणा है, पुलिस ने भी उसको डिटो किया है। अब चुनाव आयोग अपनी जो भी अनुसंधान या इस पर अन्वेषण करवाएगा उसे हम लोग मानेंगे और उसके आधार पर। लेकिन जिस तरह से एक नकारात्मक वातावरण बनाया गया उस घटना के बाद, उसका तो यही प्रतिफल हुआ। मुद्दे बदले हैं अब पिछले 3 चरण में? मेरा सवाल ये था। मुद्दे तो हमारे मुद्दे तो विकासात्मक मुद्दे थे। अच्छा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार गोल पोस्ट को शिफ्ट करते चला गया। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो कभी सहानुभूति का मुद्दा, कभी विजय मिश्रा, क्या मुद्दे बदले हैं पिछले 3 चरणों में? कंसोलिडेशन का मुद्दा, जो आकलन, जो समीकरण बनाकर आप चलते हैं किसी भी चुनाव में, कोई भी पार्टी करती है, क्या वो बदले हैं अब पिछले 3 चरणों में? अब दुख और अफसोस की बात है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है और इसी कहीं न कहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, पूरा देश जान चुका। देश को पता चल गया है कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। बंगाल ही एक ऐसा राज्य है कि जहां एक जिले में 3 चरण में चुनाव होते हैं। नहीं, ये बातें तो आपने पिछली दफा भी कही थी। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है विजय मिश्रा, ये बातें आप पिछली बार कह चुके हैं जब 7वें चरण के मतदान में आप मेरे साथ बैठे थे। मेरा सवाल यह है, मुद्दे बदले हैं क्या पिछले 3 चरणों में? और आपका आकलन, समीकरण कुछ बदले हैं? कोरोना की परिस्थिति ने जिस हिसाब से पूरे देश पे जो कहर जो फैला रखा है, इससे पूरे देश के लोग, देश की आवाम जो है त्रस्त है और जान चुका है कि यह केंद्र सरकार जो है, भाजपा की सरकार, जुमलावादी सरकार जो है, बिहार में लोग ऑक्सीजन और यूपी में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। और मुद्दा की बात करते हैं निखिल प्रसून जी, आप जो शीतलकुटी की बात कर रहे हैं, शीतलकुटी में बताइए कहाँ बूथ लूटा जा रहा था? किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पास कोई वीडियो फुटेज है? कुछ भी नहीं है। झूठ बोल करके मत बैठिए। 1 मिनट निखिल, मेरे शो में बीच में नहीं, आपको पूरा मौका दूंगा। नाकाम रहेगा। यहाँ की जनता 2 तारीख को सबक सिखाएगी और 100 के अंदर रहेंगे आप, 100 पार नहीं करिएगा। यहाँ की जनता बहुत ही सजग। अब उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है विजय मिश्रा। आज शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे। अब वो एग्जैक्ट पोल तो होते नहीं हैं, लेकिन एक अंदाजा दे देते हैं और 2 तारीख को तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। पर यहाँ पर ये ताल ठोकी जा रही है। राजीव, मेरा सवाल बड़ा सीधा था।
पिछले 3 चरणों में कुछ मुद्दे आपको बदलते दिखे हैं, आकलन भी बदलते दिखे हैं क्या, जो आप तमाम पार्टियों के नेताओं से गुफ्तगू करते होंगे? देखिए संदीप, पहले तो यह है कि पिछले 2-3 चुनाव में आपने देखा होगा कि कोई ऑडियो टेप सामने नहीं आया, लीक नहीं हुआ। तो दूसरी बात यह है कि जहां तक मुद्दों की बात है, 25-26 तारीख से ही ममता बनर्जी, एक चीज समझने वाली है कि ये बात अलग है कि रैलीज खत्म हो गई, लेकिन ममता बनर्जी ने हर उस जगह पे जाकर के, अगर उनको वर्धमान में रैली करनी थी, वर्चुअल रैली करनी थी, तो वो तो दुर्गापुर और वर्धमान में रही थी। वो कोलकाता से उन्होंने वर्चुअल रैली नहीं की। वो 25 तारीख की शाम को कोलकाता आई हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जो ये बूथ मैनेजमेंट का चुनाव पिछले 3 चरण में ज्यादा हुआ है, रैली से ज्यादा बूथ मैनेजमेंट अपने कार्यकर्ताओं को वर्चुअली और फोन पे कांटेक्ट करके इन सीटों पर। देखिए, ममता बनर्जी के लिए आखिरी 2 चरण के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इन 71 सीटों में कहा यह जा रहा है, वैसे तो आप 4 बजे से आज एग्जिट पोल दिखाएंगे और सबसे सटीक चाणक्य दिखाता रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब तो आज लास्ट डे है, तो ये 71 सीटों में ममता बनर्जी के करीबी लोगों का कहना है कि उनका बहुत कुछ स्टेक दांव पर लगा हुआ है। अगर इन आज की 35 और 36 सीटों में ममता बनर्जी अच्छा करती है, और अगर जो लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन उनको टक्कर यहां पर देता है, तो बीजेपी की बाँछें खिल जाती हैं। तो ये 2 जो फेज हैं, ये बिल्कुल बाकी 6 फेजेस से अलग है। और इन 2 फेजेस में जो पूरी निगाहें वो बीजेपी टीएमसी से ज्यादा इस बात पर लगी हैं कि कांग्रेस और वाम मोर्चा टीएमसी को कैसी टक्कर देता है, और इनमें वोटों का विभाजन किस तरीके से होता है, जिसमें बीजेपी के लिए एक संकरा रास्ता है और जिससे वो हाईवे पे आ सके। तो इसी पर निगाहें हैं और इसी रणनीति या इसी तरफ ज्यादातर लोग बातें करते हैं, और यही सोच रहे हैं कि इन 2 चरणों में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। निखिल, आप कुछ कहना चाह रहे थे और जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं उस पर कुछ आप टिप्पणी करेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से नकारात्मक राजनीति की तृणमूल कांग्रेस ने शुरू से लेकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे नेताओं को बहिरागत कहा, तब जबकि यहाँ वामपंथ का की जो अवधारणा है वो खुद ही बहिरागत है। तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री, अरे ये बातें हो गई, मैं आज की बात कर रहा हूँ निखिल। क्या कुछ तस्वीर बदली है? अब अगर दक्षिण कोलकाता में 4 सीटों पर 60% मतदान हुआ 7वें चरण में, आज भी धीमा मतदान दिख रहा है। कोलकाता में कुछ तस्वीर बदलती है अगर कम मतदान होता है? 2016 में हमारी 1 सीट थी, अब जो है इन केंद्रों पे 35 में 11 में हमें बढ़त हासिल हुई पिछले लोकसभा चुनाव में, और हमारा मत प्रतिशत 11.5 से बढ़ा है काफी, करीब 31% हुआ था लोकसभा चुनाव में। इन 35 असेंबली सेगमेंट जहां आज चुनाव उनको देखा जाए, 3 गुना मत प्रतिशत बढ़ा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह कोलकाता को लेकर के अपने संकल्प पत्र में हमने अलग से एक सेगमेंट रखा है जिसमें कि 22,000 कम मतदान का कोई नुकसान नहीं होगा। वो कम मतदान, आपका आकलन नहीं बदलता है, वो हमारे ही पक्ष में है, जितना आपके पक्ष में ऐसा हम मानते हैं। ठीक है विजय मिश्रा, ये कम मतदान कोलकाता जैसे शहर में ये क्या इशारा कर रहा है? कोरोना के कहर से लोग परेशान हैं और लोग डर करके मतदान कम कर रहे हैं। तो इसका नुकसान किसे होगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि निखिल प्रसून जी बोल रहे हैं कि संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं। वो निखिल प्रसून जी एक जवाब दें कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो यहाँ की जनता के लिए विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से जो सुयोग सुविधाएं दे रही है, क्या उनके कई और राज्यों में उनकी सरकारें हैं? अन्य राज्यों में क्या इस तरह की सुविधाएं उनकी सरकार दे रही है? संकल्प पत्र जारी करना और वो जो संकल्प पत्र जारी किए हैं, क्या इनके और राज्यों में ऐसी कोई ऐसी सुविधा कोई सरकार? चलिए, संकल्प पत्र की बातें तो हो गई, आज तो आखिरी चरण का मतदान है, आज के चरण की बात कीजिए। अभी आप मुकम्मल बातें करनी ये 2 तारीख को देख लेंगे ना, और आज शाम को भी देखेंगे एग्जिट पोल, जब न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय पोल आएगा। लेकिन बड़ी खबर दरअसल कोरोना का फैलता संक्रमण है। 3,79,000 मामले 24 घंटों में, और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आखिरी चरण के चुनाव हैं।
125 से ज्यादा चुनाव कर्मियों की मौत हो गई है। अशोक तिवारी, सारी पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, लेकिन दरअसल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव का खेल हो रहा है और जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उत्तर प्रदेश में, घट नहीं रहा है, पर उसकी चर्चा नाम मात्र के लिए हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों की अगर आप बात कीजिए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहे थे उसको लेकर जो सख्त गाइडलाइन जारी की गई थी उसका कहीं ना कहीं अनुपालन भी देखने को मिला है। लेकिन इससे इतर एक खबर यह भी थी, आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, और यह कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग से और निर्वाचन आयोग से यह जवाब मांगा था कि आखिरकार पंचायत चुनाव में जो तमाम सारे कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए थे उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, और क्या राज्य निर्वाचन आयोग कोविड के तमाम सारे जो नियम है उसका अनुपालन कराने में सक्षम नहीं रहा और क्यों उसको दंडित ना किया जाए। यह एक बड़ा सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से निर्वाचन आयोग को लेकर खड़ा हुआ था। आज 17 जनपदों में अंतिम चरण का जो मतदान है वो हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। शाम 6 बजे तक यह मतदान चलेगा और कल जो गाइडलाइन जारी की गई निर्वाचन आयोग की तरफ से उसमें तमाम सारे जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने की बात कही गई कि मतदान केंद्र में ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, मतदान केंद्र के भीतर जाते समय सैनिटाइजर से हाथ साफ करना होगा, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। लेकिन इसके इतर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं यह जरूर है कि पंचायत चुनाव को टालने की मांग भी शुरुआती दौर में उठी थी। आपको याद होगा तमाम सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी बात कही गई थी, तमाम सारे जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से बात कही गई थी कि अगर कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है तो क्या पंचायत चुनाव टाले नहीं जा सकते। कंप्लीट लॉकडाउन की मांग भी उत्तर प्रदेश में की गई थी, लेकिन फिलहाल वो तमाम सारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ है 135 जो चुनाव कर्मी हैं उनकी मौत हो गई है। राजीव, आपको जोड़ना चाह रहे हैं कोलकाता से? बिल्कुल संदीप, मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। आज ये जो हाईकोर्ट ये जो 135 लोगों की मौत का स्वतः संज्ञान लेके सरकार को कह रहा है, चुनाव आयोग को कह रहा है, दर्शकों को यह भी जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पंचायत का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहा था और उसके बाद उसको बढ़ाया गया, चुनाव नहीं कराया गया, यही कोरोना की वजह से, और उसका पंचायत का अधिकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया। और एक याचिका में इसी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती रही कि मई तक हम करेंगे, ये चुनाव होने चाहिए, लेकिन इसी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये आदेश दिया कि हम कुछ नहीं जानते, आपको 30 अप्रैल के पहले चुनाव करा लेना है। और सरकार की, मैं नहीं कहता कि सरकार ये कह रही थी कि कोरोना इसलिए हम नहीं करेंगे, वो अपनी तैयारियों का हवाला दे रही थी, रिजर्वेशन का हवाला दे रही थी। लेकिन आज अगर 30 अप्रैल के पहले चुनाव हो रहे हैं, आज 29 अप्रैल को, तो ये हाईकोर्ट के निर्देशों की वजह से हो रहे हैं। हमको ये भी ख्याल रखना चाहिए था। आज जो स्वतः संज्ञान लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है, मैं माननीय न्यायालय पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो चुनाव है वो 30 अप्रैल के पहले हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है। सरकार तो गई थी और सरकार ने अपनी दलील में कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हम मई तक चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आपको 30 अप्रैल के अंदर कराना है, सारी प्रक्रिया आपको 30 अप्रैल के पहले पंचायत की। तो ये आपको पता है कि हमारी व्यवस्था है ना चुनाव में मुंबई, ये हमारी व्यवस्था है। द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। जो हमारे 4 स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, जिसमें हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार, हमारी संसद, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ हैं। पत्रकारिता को तो भूल जाइए, हम तो कोई नीति बनाते नहीं हैं, हम तो रिपोर्ट करते हैं। पर ये जो 3 एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके बीच समन्वय नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं ये कहता हूं कि क्या जब ये चुनाव इस तरह से बढ़े, और ये अभी 135 की जो मौत हुई है, ये आंकड़ा यहाँ रुकने वाला नहीं है संदीप। बहुत खराब हालात हैं उत्तर प्रदेश के गांव के, पूरे बंबई से अलग अलग जगहों से आए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक जो लोग पंचायत में वोट करने गए, जो लोग चुनाव किए, मैं ऐसे ऐसे गांव जानता हूं जहां 4-4 लोगों की मौत हो गई, जो पंचायत चुनाव में प्रचार कर रहे थे और सीएससी तक नहीं पहुंच सके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच सके, और उन लोगों की उम्र 40 साल से कम है। तो ये भी देखिए एक तस्वीर है, चुनाव हमारी प्राथमिकता। और राजीव ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है, ये कोर्ट के निर्देश के बाद है, वो कोर्ट जो सरकारों को फटकार लगा रही है।
तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, अपने ऑर्डर को रिविजिट कर सकते थे, या सरकार इसे चैलेंज कर सकती थी या गुजारिश कर सकती थी कि ये 30 अप्रैल तक चुनाव मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।